नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने उत्तरी अमेरिका के भूगोल पर बना एक यूट्यूब वीडियो है। मिशन ये है कि हम इस महाद्वीप के नक्शे को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे पढ़ना सीखें, इसके बड़े देशों के पीछे की कहानी समझें और उन विभाजनों को पहचानें जो नक्शे पर खींची लकीरों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे लैटिन अमेरिका आखिर शुरू कहाँ से होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ देशों की एक लिस्ट नहीं होने वाली है ना? हाँ, मुझे ये बात काफी दिलचस्प लगी कि सोर्स इस पूरे कॉन्टिनेंट को कैसे टुकड़ों में तोड़कर समझाता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। हाँ, और यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी, बॉर्डर्स और हिस्ट्री ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे वो इस कॉन्टिनेंट को वो शक्ल देते हैं जो आज हम देखते हैं। ये नक्शा असल में कहानियों की एक किताब जैसा है। तो सबसे बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। नक्शे पर देखें तो उत्तरी अमेरिका 3 बड़े महासागरों से घिरा है। पश्चिम में पैसिफिक, पूर्व में अटलांटिक और ऊपर उत्तर में आर्कटिक। जी। सोर्स में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का जिक्र है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है। जी। ये तो हुई बेसिक बात। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जहां इक्वेटर एक ज्योग्राफिकल डिवाइडिंग लाइन है, वहीं इस कॉन्टिनेंट पर एक और ज्यादा पावरफुल डिवाइडिंग लाइन है, एक कल्चरल लाइन। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो कल्चरल लाइन असल में यूएस मैक्सिको बॉर्डर है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो इस महाद्वीप का कल्चरल इक्वेटर है। ये हमें बताता है कि इंसानी भूगोल कभी-कभी प्राकृतिक भूगोल से ज्यादा मायने रखता है। और वो महासागर जो आपने बताए वो सिर्फ सीमाएं नहीं है, वो तो सदियों से ट्रेड, माइग्रेशन और एक्सप्लोरेशन के हाईवे रहे हैं। अच्छा। नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ पैसिफिक जैसे नाम भी तो कॉन्टिनेंट की इसी पोजीशन की वजह से हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल देश है। लेकिन सोर्स एक कमाल का पर्सपेक्टिव देता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पर उसकी लगभग 90% आबादी यूएस बॉर्डर के 160 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है। हाँ, ऊपर का ज्यादातर हिस्सा लगभग खाली है। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा विशाल देश है जो असल में एक पतली सी पट्टी में रहता है। और वो पट्टी यूएस के साथ एक बहुत ही अनोखा बॉर्डर शेयर करती है, जो दुनिया का सबसे लंबा अनमिलिटराइज्ड बॉर्डर है। और इसी बॉर्डर पर है ग्रेट लेक्स, वो 5 विशाल झीलें। हाँ, और सोर्स में इन्हें 5 उंगलियां या 5 फिंगर्स कहा गया है। ये एक बेहतरीन विजुअल है। ये झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत बॉर्डर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि ये झीलें सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर सिस्टम है। ये दोनों देशों के लिए एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन है। सोचिए, बड़े बड़े जहाज शिकागो और टोरंटो जैसे शहरों तक सीधे अटलांटिक महासागर से पहुंच सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि एक शेयर्ड फैक्ट्री फ्लोर और एक सुपर हाईवे है। एक शेयर्ड फैक्ट्री फ्लोर, ये कमाल का तरीका है इसे देखने का। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप इतना वाइटल रिसोर्स शेयर करते हैं तो उसे मैनेज करने में भी काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आती होंगी। क्या सोर्सेस पर कोई रोशनी डालता है? सोर्स सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वो इशारा करता है जब 2 देश एक ही पानी पर निर्भर हो तो पोल्यूशन, पानी के लेवल और शिपिंग राइट्स को लेकर लगातार सहयोग करना पड़ता है। सुपीरियर झील, जो इनमें सबसे बड़ी है, अकेले ही बाकी चारों से ज्यादा पानी रखती है। सॉस एक जबरदस्त फैक्ट बताता है, अगर आप ग्रेट लेक्स के सारे पानी को पूरे उत्तरी अमेरिका पर फैला दें तो पूरा कॉन्टिनेंट करीब 1 मीटर पानी में डूब जाएगा। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। इससे हमें इसकी स्केल का अंदाजा लगता है। ठीक है, ग्रेट लेक से दक्षिण की ओर आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। सॉस में एक मजेदार बात बताई गई है कि अमेरिका असल में 3 हिस्सों में बटा है। मेनलैंड, जिसमें 48 राज्य हैं, फिर उत्तर पश्चिम में अलास्का और प्रशांत महासागर में हवाई। तो 48 + 2 मिलकर 50 राज्य बनते हैं। ये 48 + 2 वाली बात तो हम जानते हैं, लेकिन मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि ये जो नॉन कंटिग्यूअस ज्योग्राफी है, मतलब जो हिस्से जुड़े हुए नहीं है, इसका देश की कल्चर या स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे क्या असर पड़ता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। सोर्स इस पे सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अलास्का को देखिए, ये यूएस को एक आर्कटिक देश बनाता है, जो उसे रूस का पड़ोसी बना देता है। बेरिंग स्ट्रेट पर दोनों देश एक दूसरे को देख सकते हैं। ये कोल्ड वॉर के समय एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था और आज भी रिसोर्सेज और मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और हवाई यूएस को पैसिफिक ओशन में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड देता है। पर्ल हार्बर के वजह से हम सब उसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस तो जानते ही हैं, लेकिन ये एशिया और अमेरिका के बीच
ट्रेड और ट्रैवल के लिए भी एक सेंट्रल हब है। तो ये दोनों राज्य सिर्फ नक्शे पर अलग थलग नहीं है, ये यूएस के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ओके, ये तो हुई यूएस की बात। अब हम उस कल्चरल इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। सोर्स के हिसाब से जैसे ही हम यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते हैं, हम लैटिन अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन मुझे हमेशा से फैसिनेट करता रहा है। ऐसा लगता है जैसे नक्शे का रंग, भाषा और कल्चर सब कुछ अचानक बदल जाता है। और सोर्स इसका कारण इतिहास में ढूंढता है। ये लैटिन शब्द ज्योग्राफी से नहीं बल्कि भाषा से आया है। स्पेनिश और पुर्तगाली, जो इस पूरे रीजन की मुख्य भाषाएं हैं, लैटिन भाषा से निकली हैं। चूंकि मेक्सिको से लेकर नीचे पूरे दक्षिण अमेरिका तक स्पेन और पुर्तगाल की कॉलोनीज थीं, इसलिए इस पूरे इलाके को एक साथ लैटिन अमेरिका कहा जाने लगा। ये एक भाषाई और औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल पहचान है जिसे भूगोल पर चिपका दिया गया है। तो एक शब्द जिसे हम ज्योग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असल में दो यूरोपीय देशों के कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़ा है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इतिहास हमारी दुनिया देखने की भाषा को भी शेप करता है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? क्या इस लेबल में सारी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज फिट हो जाती है? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है नहीं। ये लेबल खुद में फैसिनेटिंगली कॉम्प्लेक्स है। सोर्स सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर यह सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए सेंट्रल अमेरिका में बेलीज है, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, या दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम है, जहाँ डच बोली जाती है। ये देश इस लैटिन लेबल में ठीक से फिट नहीं होते। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के ये ब्रॉड स्ट्रोक्स कभी-कभी लोकल रियलिटीज पर पर्दा डाल देते हैं। तो मेक्सिको, जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है, इस विशाल और जटिल कल्चरल रीजन का एक तरह से गेटवे बन जाता है। अब मेक्सिको से और दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां जमीन एक पतली सी पट्टी बन जाती है। हाँ, सेंट्रल अमेरिका 7 देश हैं जो इस पतली सी जमीन की पट्टी पर बसे हैं। एग्जैक्टली। और सोर्स में इन सभी देशों की लिस्ट है, ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक। लेकिन एक एक करके नाम लेने की बजाय मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि ये ज्योग्राफी अपने आप में क्या कहानी कहती है। ये एक लैंड ब्रिज है जो 2 जायंट कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। इस तरह की ज्योग्राफी का क्या असर होता है? इसका बहुत गहरा असर होता है। सोचिए, ये सदियों से ट्रेड और माइग्रेशन के लिए एक नेचुरल चोक पॉइंट रहा है। अगर आपको जमीन के रास्ते उत्तर से दक्षिण जाना है तो आपको यहीं से गुजरना होगा। इसने इस रीजन को संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बना दिया, लेकिन साथ ही कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र भी। और इसी ज्योग्राफी ने 20वीं सदी के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दिया, पनामा कनाल। पनामा कनाल जो अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ती है। हाँ, लोगों ने जमीन के इस सबसे पतले हिस्से को काट कर एक ऐसा रास्ता बना दिया जिसने ग्लोबल शिपिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जहाजों को पूरा दक्षिण अमेरिका घूम कर जाने की जरूरत नहीं थी। इसने हजारों किलोमीटर और हफ्तों का समय बचा लिया। तो ये छोटी सी जमीन की पट्टी, जिसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, असल में दुनिया के कॉमर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो ये तो हुआ जमीनी रास्ता, लेकिन इस लैंड ब्रिज के पूर्व में एक विशाल समुद्र है, कैरेबियन सागर, जो छोटे बड़े द्वीपों से भरा पड़ा है। सोर्स हमें वहां भी ले जाता है। हाँ, और वहाँ की कहानी भी उतनी ही जटिल है। सोर्स में क्यूबा, जमैका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे द्वीपों का जिक्र है। इन्हें एक साथ कैरेबियन कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी लैटिन अमेरिका वाले लेबल जैसी ही बात है ना? ये कोई एक जैसी जगह नहीं है, मोज़ेक है। इस छोटे से एरिया में आपको स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश और डच भाषी देश मिल जाएंगे। हर द्वीप की अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री है, अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। क्यूबा का इतिहास जमैका से बिल्कुल अलग है। हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक एक ही द्वीप हिस्पैनियोला पर है, लेकिन वो 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। अच्छा। हेती फ्रेंच भाषी है, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक स्पेनिश। ये दिखाता है कि इस रीजन में डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। ये एक मोनोलिथ नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम अपनी इस पूरी यात्रा को देखें, कनाडा के बर्फीले विस्तार से शुरू होकर यूएस की स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी से गुजारते हुए मेक्सिको में कल्चरल लाइन को पार किया और फिर सेंट्रल अमेरिका के लैंड ब्रिज और कैरिबियन के आइलैंड मोज़ेक को देखा। ये कॉन्टिनेंट हमारी सोच से कहीं ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, उत्तरी अमेरिका सिर्फ कनाडा और अमेरिका नहीं है। ये भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास की एक जबरदस्त डाइवर्सिटी वाला कॉन्टिनेंट है।
खासकर जब हम यूएस मैक्सिको बॉर्डर के दक्षिण में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रेट लेक्स जैसी ज्योग्राफिकल फीचर्स सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है, ये लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम्स है जो इकोनॉमीज, ट्रांसपोर्ट और दो देशों के रिश्तों को गहराई से डिफाइन करते हैं। वो एक साझा रिसोर्स भी हैं और एक साझा जिम्मेदारी भी। सही बात है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, लैटिन अमेरिका जैसे कल्चरल हिस्टोरिकल लेबल हमें सिखाते हैं कि भूगोल स्थिर नहीं होता। इंसान का इतिहास उस पर लगातार नई परतें चढ़ाता रहता है, उसे नए अर्थ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि नक्शे सिर्फ पहाड़ों और नदियों की कहानियां नहीं सुनाते, वे कॉलोनियलिज्म, भाषा और आइडेंटिटी की कहानियां भी सुनाते हैं। ये वाकई एक शानदार नजरिया है। इस सोच ने हमें सिर्फ देशों के नाम नहीं रटाए, बल्कि नक्शे के पीछे छिपी कहानियों को पढ़ना सिखाया है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में एक बहुत ही सरल लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी दी गई है कि नक्शे पर राजधानियों को एक डबल सर्कल या दोहरे वृत्त से पहचाना जाता है। ये नक्शा पढ़ने का एक विजुअल रूल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि नक्शों या डेटा विजुअलाइजेशन में और कौन से ऐसे सरल विजुअल कोड्स या सिंबल्स मौजूद हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिन्हें समझने पर जानकारी का एक बिल्कुल नया और गहरा लेवल खुल सकता है। आज की दुनिया में जहां हम डेटा से घिरे हैं, ये विजुअल लिटरेसी शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।